हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इसमें क्लास में देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के जो-जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, उनके पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू बेस में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस क्लास में हम अभी तक आयोगों में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी इसमें बनाए गए हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन देखेंगे हम किस-किस टॉपिक से। तो भारतीय संविधान के स्रोत देखेंगे, फिर भारतीय संविधान के भाग से क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना से देखेंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों से देखेंगे। इसके आगे के अलग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर करो और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजा करो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी उद्देशिका का मतलब ये कहना चाह रहा है प्रेम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो हमें पता है कि सबसे पहले जो संविधान बना था वो यूएसए का बना था। किसका? यूएसए का बना था। तो यूएसए के संविधान में ही क्या थी? प्रेम्बल थी। ठीक है? तो यूएसए ही इसका आंसर हो जाएगा और हमने भी यूएसए से ही ये ग्रहण की है। अभी वही बात आ जाए कि जो प्रेम्बल की लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ध्यान रखना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है? अभी इसमें क्वेश्चन होगा कहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है या किस देश से संविधान से ली गई है? तो ये जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ पाया जाता है और साथ-साथ यूएसए में पाया जाता है। तो हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, ठीक है? यूएसए में जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है, यानी न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन कुछ भी कहो। ये तो हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। देखो जहाँ ज़रूरत होगी ज़्यादा व्याख्या की, वहाँ ज़्यादा व्याख्या करेंगे। जहाँ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा व्याख्या करने की, तो वहाँ मतलब नहीं है टाइम बर्बाद करने का। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ-कहाँ पर है? तो देखो अभी हमने क्वेश्चन बताया ही था आपको कि भारत में भी है और यूएसए में भी है, ठीक है? तो यही वाला आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? भारत और यूएसए क्योंकि यूएसए से ही हमने ली है। हमारे भारत में देखो हमने अभी पढ़ाया है आपको कि फंडामेंटल राइट में, उसमें देखा था हमने आर्टिकल तो इसमें 13 में कि जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं पाया जाता, लेकिन इनडायरेक्ट पाया जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ देखना, हमने फंडामेंटल राइट क्लास पढ़ाई है, उसमें अगर आपने ना देखा हो, तो क्लास देखना ज़रूर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून की समझ समता किस देश से लिया गया है? कहने का तात्पर्य है कानून की समझ समता यानी कानून की समझ सब क्या है? समान है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये कानून की समझ सभी लोगों को समान बनाता है। तो ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ये भी हमने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 14 में, एक्स्ट्रा में, ठीक है? फंडामेंटल राइट में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लग रहे होंगे क्वेश्चन अभी तो, क्योंकि आपने पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़े हैं जिसने क्लास, वो अपनी क्लास ज़रूर देखना। निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ये कहना चाह रहा है कि कौन-सा ऐसा लक्षण है जो कि भारतीय संघ में भी पाया जाता है और अमेरिका के भी संघ में पाया जाता है, यानी अमेरिका के संविधान में भी पाया जाता है। तो एकल नागरिकता, ये तो संघीय का गुण ही नहीं है ना? तो ये तो संघ का गुण ही नहीं है। क्योंकि ये भारत में तो पाई जाती है, लेकिन अमेरिका में नहीं पाई जाती, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है? फिर कह रहा है संविधान की 3 सूचियाँ, तो संविधान की 3 सूचियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है? लेकिन अमेरिका में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है? अब इसमें कह रहा है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है? और कह रहा है न्यायपालिका की वैधता, ठीक है? न्यायपालिका की वैधता ये हमारे यहाँ सबके यहाँ पाई जाती है, ठीक है? किसके? सबके यहाँ पाई जाती है, ठीक है? ध्यान रखना, हमारे यहाँ भी पाई जाती है और यूएसए में भी पाई जाती है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यानी संघात हमारा जो फेडरल सिस्टम है, यूनियन जो हमारा क्या है, जो राज्यों का संघ है, वो किससे प्रभावित है? कहने का तात्पर्य है। तो हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है, वो यूएसए के आधार पर नहीं है। ठीक है? हमने जब आपको पढ़ाया था, तो आपको पता होगा यूएसए के आधार पर नहीं है। किसके आधार पर है? हमने कनाडा के आधार पर देखी है। किसके? कनाडा के आधार पर हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था बनाई है। क्योंकि यूएसए में क्या है, राज्यों से समझौता किया गया है और हमारे यहाँ पर क्या है, जनता से समझौता हुआ है संघ बनाने के लिए। तो कनाडा में भी हमारे जैसी व्यवस्था पाई जाती है, तो हमने ये व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की है? तो कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये भी वही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। क्योंकि जो कनाडा है, उसे क्या बोला जाता है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कह सकते हो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है किसी कनाडा को, तो उसी का जो अधिनियम था, उसी से हमने ये ली है।
कह सकते हो कनाडा के संविधान से ली है। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है हमने क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार पीसीएस में। पिछली बार का मतलब ये है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? यानी किस देश की देन है? समवर्ती सूची की बात कर रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान पर आधारित है? ये कह रहा है जो हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है? कौन से? डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी है, वो कहाँ से लिए गए? तो वो हमें पता है कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। और वही फंडामेंटल राइट की बात आ जाए, वो कहाँ से हो जाएगा? यूएसए से हो जाएगा। यूएसए से हो जाएगा, ठीक है? कहाँ से? यूएसए से हो जाएगा। और वहीं फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर दी जाए तो वो कहाँ से लिए गए? कमेंट बॉक्स में बताओ, वैसे तो आगे आ रहा है क्वेश्चन। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। ये कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है, किस पर? जैसे मान के चलो लोक सेवा में। हाँ, इन कहने का तात्पर्य है जो हमारे यहाँ मनोनीत होते हैं राज्यसभा में सांसद, जो 12 सांसदों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, उसकी बात कर रहा है। जो 12 सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं, किसमें? राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो आयरलैंड को ही क्या कहते हैं? आयरिश गणतंत्र कहते हैं, ठीक है? तो आयरिश गणतंत्र हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यानी ये कहना चाह रहा है कौन-सा सम्मिलित नहीं है सही। तो ये कहना चाह रहा है कहाँ-कहाँ से कौन-सी चीज़ ली गई हैं, वो सही सम्मिलित नहीं है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से, ये भी हमने आपको बताया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ये कहाँ से है? कनाडा से। और अच्छा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। और आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ का कहने का तात्पर्य ये है कि आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइटों का जो कह सकते हो निलंबन होता है, वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया, ये भी ठीक है। तो किसका आंसर? तो ये आंसर हो गया सी इसका, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। ये क क्योंकि हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है, वही कनाडा से आधारित है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा पर आधारित ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ये कथन कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखो, ये दोनों बातें सही है कि अगर देखा जाए कि भारत का संविधान अधिक लंबा है और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिए गए, वो कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें एक दूसरे की व्याख्या कहाँ हो रही है ना? तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए। अमेरिका से लिए गए इसलिए क्या है कि हमारा संविधान ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, ठीक? तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोनों सही हैं और एआर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो गया, ठीक है? आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ये तो अभी बता ही दिया आपको, यूएसए से, यानी अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये भी अमेरिका में हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में भी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना? तो वो बना है अमेरिका में, ठीक है? कहाँ? अमेरिका में बना था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता है कितने बार हमने पढ़ाया है, 22 भागों में। कितने में? 22 भागों में। तो 22 कहाँ है? बी में। आंसर बी हो गया। हमें पता है कि भारतीय संविधान को मूल संविधान की अगर बात की जाए तो उसमें भाग कितने थे? सॉरी, भाग कितने थे? 22 थे। कितने? 22 थे। अनुसूचियाँ कितनी थीं? 8 थीं, ठीक है? अनुच्छेद कितने से? तो 395 थे। कितने? 395, हमने आपको बताया था। अब वहीं बात की जाए कि वर्तमान में भाग कितने हैं? तो 22 ही बनाएँगे, ठीक है? गणना की दृष्टि से 25 हो जाएँगे, लेकिन 22 ही हैं, ठीक है? अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान में 12 हैं और आर्टिकल कितने रहेंगे? तो 395 ही रहेंगे। लेकिन गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 470 के लगभग हो जाते हैं, ठीक है? दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें भागों को क्रम से लगवा रहा है। तो भागों को क्रम से लगवाने का मतलब क्या है कि इसमें
देख रहा है कि कौन-सा भाग पहले आता है तो पहले लगाओ और दूसरा है दूसरे में, ऐसे क्रम से लगाना है। तो ये किसमें है? भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य किसमें है? तो ये भाग 4A में है, 4A में है। और नागरिकता किसमें है? तो नागरिकता 2 में है। और डीपीएसपी किसमें है? तो ये भाग 4 में है, ठीक है? किसमें है? भाग 4 में है, ठीक है? याद रखेंगे इस चीज़ को? तो अब इन्हें लगाना है क्रम से, तो पहला पहले आएगा, फिर नागरिकता यानी तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर बस तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, तो आंसर क्या हो गया? तो ए हो गया, ठीक है? क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है नागरिकता, ये भाग 2 में है, ये बात सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये बात सही है। और मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 में है, ना कि 6 में है। ये किसमें है? 4A में है, ठीक है? 4A में है। और राज्य किसमें है? तो ये राज्य 6 में है भाग में। तो ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतें बनाने की परिकल्पना कहाँ की गई है? भाग 9 में। तो भाग 9 कहाँ पर है? भाग 9 ये रहा, ठीक है? तो भाग 9 देखो, ये वाली रोमन वाली गिनती आपको आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसी से संबंधित गिनती लिखी जाती है, यानी इससे संबंधित काउंटिंग की जाती है। वैसे तो डायरेक्ट, यानी जो कह सकते हो अलग जो नंबर टाइप में होते हैं वो तो कम ही आते हैं, रोमन में ही आते हैं ज़्यादातर, तो हमें पता होना चाहिए रोमन गिनतियों का भी, ठीक है? बहुत ईज़ी है, इनमें कुछ नहीं है, एक बार देख लेना नहीं पता हो तो। तो हमारे संविधान में पंचायतों की परिकल्पना कहाँ की गई है? तो भाग 9 में की गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन-सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है? विधायी संबंध के बारे में। तो हमें पता है कि भाग 11 क्या है? संघ और राज्य के बीच के संबंध में, और विधायी में अध्याय 1 हो जाता है इसका, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए हमने ये कराए हैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सुमेलित है? यानी सुमेलित की बात कर रहा है, ठीक है? तो संविधान का दूसरा भाग ये नागरिकता से है, जबकि फंडामेंटल राइट तो तीसरे में है। संविधान का तीसरा भाग ये मौलिक अधिकार से है, ठीक है? नागरिकता दूसरे में है। संविधान का चौथा का यानी 4 4A की बात कर रहा है, ठीक है? ये क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्य, तो ये बात सही है। तो कौन-सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जबकि 5वाँ तो संघ है ना, इसमें नीति निदेशक तत्व का नीति निदेशक तत्व तो 4 में है, ठीक? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? यानी ये कहना चाह रहा है कौन-सा सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रावधान दिए हैं और इसे भाग बताए गए हैं, ठीक है? तो नागरिकता किसमें है? तो भाग 2 में है, ये बात सही है। संघ और राज्य का क्षेत्र किसमें है? भाग 7 में, बताओ सही है कि नहीं? और नगरपालिकाएँ 4A में हैं, ठीक है? निर्वाचन कितने में है? 15 में है, ठीक है? और तो संघ राज्य क्षेत्र किसमें है? इसमें नहीं है, 7 में नहीं है, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 तो हटा दिया गया है ना, 7वें संविधान संशोधन के तहत, तो हमें पता होना चाहिए 7 में क्या थे? 20 श्रेणी के राज्य थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? यानी कौन से संविधान के भाग सही सम्मिलित नहीं है इसमें जो दिए गए हैं? ये कहना चाह रहा है राजभाषा किसमें बता रहा है ये? राजभाषा कह रहा है भाग 16 में। नेक्स्ट कह रहा है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र ये कह रहा है भाग 8 में। और नेक्स्ट कह रहा है अधिकरण, तो भाग 14 में। और ये कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाग कितने में? 10 में। देखो अधिकरण है ना जो, वो 14A में है, किसमें है? 14A में, तो भाग 11 में नहीं है, ध्यान रखना। अधिकरण किसमें है? अधिकरण है 14A में। कौन से में? 14A में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना, किसमें? 14A में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? यानी सही सम्मिलित नहीं है, तो पंचायतें किसमें है? भाग 9 में, सही बात है। नगरपालिका भाग 9A में है। और सहकारी समितियां भाग 9B में है, यानी खा में है। अधिकरण अभी हमने जैसे कि आपको बताया किसमें है? तो भाग 14A में है, ठीक है? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, हमने बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये तो अभी बता ही दिया था, है ना? 9 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ये कहना चाह रहा है मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में, ये बात सही है। राज्य 6 में, ये भी बात सही है। और महान्यायवादी, आपको पता है महान्यायवादी भाग 5 में होना चाहिए, ठीक है? तो राज्य और उसके अधीन सेवाएँ भाग 14 में, ये भी सही है। तो क्योंकि देखो महान्यायवादी आपको पता है किसमें आता है? भाग 5 में आता है, ठीक है? किसमें आता है? भाग 5 में आता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये केंद्र के अधिकारियों के अंडर ही तो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कोई बताएँगे? अधिकरण है? अधिकरण नहीं है। वित्त आयोग है? वित्त आयोग नहीं है, ठीक है? और अखिल भारतीय सेवाएँ, तो अखिल भारतीय सेवाएँ किससे संबंधित हैं? क्यों भई? अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवाएँ किससे संबंधित हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएँ भई हमें पता होना चाहिए अखिल भारतीय सेवाएँ हैं कहाँ से कहाँ तक। तो अखिल भारतीय सेवाएँ तो भाग 14 में हो गई, ठीक है? किसमें हो गई? भाग 14 में हो गई। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध हो जाएँगे, क्या है? भाग 16 में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यानी कौन से इसमें सही दिए गए हैं? नगरपालिका की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 का में है, तो ये बात सही है। दूसरी बात कह रहा है आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, यानी आपातकाल भाग 18 में है। क्यों भई? आपातकाल अगर देखा जाए किसमें है? भाग 18 में है, तो बात सही है। उसके बाद संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान किसमें है? 20 में, तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है? क्या है? तीनों ही सही हैं। ठीक है? आपात उपबंध हमें पता है कि कहाँ से लिए गए थे, 1935 के अधिनियम से, जबकि आपात के समय पर अगर देखा जाए फंडामेंटल राइटों का जो निलंबन होता है, वो जर्मनी से लिया गया है। वैसे ही अगर संविधान संशोधन की बात करें जो भाग 20 में 368 आर्टिकल है, उसमें वो कहाँ से लिया गया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये सब पढ़ा दिए हमने क्लास में, आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमबल से। ये इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण में, यानी अब अवतरण देखो पढ़ो क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज सॉरी आज तारीख बता रहा है कौन-सी है, तो आज तारीख देखो अब ये कुछ भी नहीं है। कौन-सी तारीख थी? तो हमें पता होना चाहिए 26 नवंबर। ये कहना चाह रहा है कि जो संविधान हमने अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित किया, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया, हमने क्या किया? अंगीकृत किया, तो यानी स्वीकार किया, तो वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है? जब अगर लागू कब हो रहा था? 26 जनवरी 1950 को। तो बस वही डेट पूछ रहा है इसमें पूरी प्रस्तावना लिखने के बाद में। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? ये कहना चाह रहा है कि जब संविधान हमारा जब लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान, उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसी को गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हम गणतंत्र हो गए। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे जो देश का प्रमुख है, यानी राज्य का प्रमुख है, यानी राष्ट्रपति, वो क्या होता है? निर्वाचन होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहा है जब संविधान लागू हुआ था उस समय क्या स्थिति थी प्रेमबल की? तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये नहीं। ये कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखो एक चीज़ याद रखना, धर्मनिरपेक्ष शब्द और क्या है? समाजवादी, है ना? अखंडता, ये शब्द क्या हुए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, सॉरी 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है? 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था ये? ये हुआ था 1976 में, ठीक है? उस समय ये जोड़े गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जहाँ-जहाँ शब्द आए वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सी सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें भी धर्मनिरपेक्ष आ गया और इसमें भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों आ गए, तो इसका मतलब क्या है? और लोकतांत्रिक गणराज्य ये तो गलत ही है पूरा, है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। देखो ऐसे ही किया करो आप लोग। अगर ऐसे करोगे तो सारे क्वेश्चन सही से हल होंगे, अगर क्वेश्चनों पे टाइम देंगे तो। क्वेश्चनों पे टाइम नहीं देंगे, भागम-भाग करेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएँगे। कई सारे बच्चे
सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या है क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद आंसर गलत कर देते हैं। ऐसा मत किया करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो सीधी-सी बात है ये प्रेम्बल में, यानी ये कहना चाह रहा है भारत के संविधान निर्माताओं का मत यानी उनके जो थॉट थे, वो कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले उद्देशिका में दिखाई देंगे, यानी प्रस्तावना में दिखाई देंगे प्रेम्बल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो बात वही है। क्वेश्चन ये देखो हमने तो बहुत कम रिपीटेशन किया क्वेश्चन का। अगर आप घटना चक्र वगैरह में कहीं जाएँगे ना, तो वहाँ पर तो एक-एक क्वेश्चन 10-10, 20-20 बार आया है। हमने नहीं किया है, ठीक है? हमने सिर्फ लैंग्वेज अगर अलग है तभी हमने क्वेश्चन लगाया है रिपीट में, नहीं तो नहीं लगाया। ठीक है? नहीं तो ये बहुत कई बार क्वेश्चन आए हैं। ऐसा मत समझ लेना कि एक-एक बार क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो एक-एक बार है, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये कहना क्या चाह रहा है मस्तिष्क किस में परिलक्षित होता है? तो सीधी-सी बात है प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय ये कहना चाह रहा है न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है और बंधुत्व कितने प्रकार के हैं। ये एक-एक करके हमें बताने हैं इसमें और वो क्रम से लगाने हैं। तो हमें पता है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है? तो इसका क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है? 3 पहले आएगा। देखो 3 पहले किसमें आ रहा है? देखो 1 में ही आ रहा है, तो ऐसे भी कभी-कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है? तो न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के और जबकि हमने देखा था स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं, ठीक है? और समानता तो आपको पता ही है 2 प्रकार की, बंधुत्व 1 ही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी थी, नहीं देखी थी, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो कौन से अगर आपसे अगर पूछा जाए स्वतंत्रता कौन सी हैं? तो देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है? इसकी क्या है? स्वतंत्रता है। समानता की बात की जाए तो किसकी समानता है? तो स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है? स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा, अवसर की समता, ठीक है? तो ये क्या हो गई? 2 समानता हो गई और भ्रातृत्व तो आपको पता ही है, भाईचारा रखना, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमें पता होना चाहिए। हमने देखो जैसे अभी प्रेम्बल भी देखी थी, अब देखो क्वेश्चन में वहीं से सारे क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे सब सब लिखा हुआ है ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है? और ये कितने हो गए? न्याय 3 प्रकार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है? ये हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो गई, ठीक है? तो कहने का मतलब है समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखा करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं का ये हो गया, भारत के संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क ये भी हो गया और चलो नेक्स्ट देखते हैं 33 का क्वेश्चन। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है? यानी कौन-सा क्रम सही है? ये जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ठीक है? ये चीज़ देखनी है हमें, ठीक है? जैसे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, वैसे क्या है, हमें इसमें देखना है। तो आप बताइए कौन-सा क्रम सही है? किसी को पता है? यानी गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम ये तो गलत हो जाएगा, है ना? सार्वभौम संपन्न ठीक है? सार्वभौम संपन्न समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। सार्वभौम संपन्न, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। अब आप लोग बताओ इसमें से कौन-सा सही है क्रम? अगर आपसे क्रम पूछा जाए, तो कौन-सा क्रम सही रहेगा? क्यों भई? हैं? एक आध क्वेश्चन तो बताया करो कम से कम क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप बताओगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये क्वेश्चन नहीं होंगे अगर आपसे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन हमें करने चाहिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सार्वभौम, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी और गणतंत्र, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होना चाहिए, ठीक है? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम, ठीक है? तो देखो चीज़ें वही हैं, बस सिर्फ़ क्या है, थोड़ा बहुत अंतर ये कर दिया है, शब्दों में अंतर कर दिया है, कहीं जनवादी कह दिया है, तो कहीं कुछ कह दिया है, ठीक है? तो इसमें ये देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही क्रम नहीं है। सही क्रम क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी इसी क्रम में प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? यानी भारतीय संविधान में क्या बताया गया है हमारे संविधान को और प्रस्तावना में ये क्या बताया गया है? तो इसमें क्या कहा गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है? आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं, इसमें लिखा है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। अब ये कहना चाह रहा है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष।
ये कह रहा है सही शब्दों का वि विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी देखते हैं क्या क्रम दिलवा रहा है। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि ये शब्द कैसे-कैसे कौन-सा पहले आया है संविधान की प्रस्तावना में और कौन-सा बाद में आया है, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले कौन-सा आएगा? तो हमने अभी देखा था सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक कहाँ पर है? सी में, तो ठीक है, सी कहाँ पर तो एक तो ये तो डी तो कट गया। अगर आपसे बोला जाए, देखो क्वेश्चन ऐसे ही किया करो हमेशा। ठीक है? डी तो कट गया, तो डी कट गया, अब क्या हो गया? ए, बी, सी में रह गया, तो सी से पहले आना ही आना है। उससे सार्वभौमिक के बाद में क्या आता है? तो हमें पता होना चाहिए कि सार्वभौमिक के बाद में क्या आता है? समाजवादी, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है? क्या आता है? समाजवादी, तो समाजवादी ए किस-किस के साथ में है? तो सी के ए के साथ में कौन-सा है? ए ही है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? तुरंत आंसर हो गया, आगे के आपको देखने ही नहीं है। लेकिन अपन लोग क्या है? अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी सीखने के लिए, अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद में प्रजातंत्र आता है। अभी हमने ये कवर किए थे, ठीक है? इसी चीज़ को देखो, ये कवर कर लिए हमने, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो ये कब जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, ठीक है? कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। और ये कब जोड़े गए? 1976 में। कब? 1976 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ये संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए? अब 2 शब्द इसमें पूछ रहा है, तो देखो कौन-सा हो जाएगा इसमें? समाजवादी हो जाएगा और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। कहाँ पर? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों ही जोड़े गए थे, ठीक है? कहीं-कहीं पंथनिरपेक्ष लिखा आ जाए, कहीं धर्मनिरपेक्ष लिखा आ जाता है ना? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कोई भी आ जाए उसका आंसर देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो प्रस्तावना में ही है हमारे में, कहाँ? संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी ये कहना चाह रहा है 1975 तक भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो कौन सा नहीं था? हमने आपको बताया था, अखंडता शब्द नहीं था। कौन सा? अखंडता शब्द नहीं था। पहले ही शुरुआत में बताया था, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, ये शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन से जोड़े गए? तो हमें पता है, समाजवादी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्षता जोड़ा गया, सिर्फ यही 2 जोड़े गए। तो इनका 1 और 3 कहाँ पर है? बी में आंसर, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। देखो ये कई बार पढ़ लिए, तो अब इन पे ज़्यादा समय देना ज़्यादा उचित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 42वां क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है, उद्देशिका के संबंध में, यानी प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन से सही हैं, ये कहना चाह रहा है। तो वो बताना है, पंडित नेहरू, नंबर 1 है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट प्रपोज़ल, कौन-सा? ऑब्जेक्ट प्रपोज़ल। हमने जो देखा था, संविधान सभा का गठन हुआ था, तभी देखा था कि ये कब रखा गया? 13 दिसंबर। कब? 13 दिसंबर को रखा गया, ठीक है? 13 दिसंबर कब? 1946 को, ठीक है? नेहरू जी द्वारा रखा गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में, ठीक है? तो ये बात सही है। दूसरी बात कह रहा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सही है। यानी इसके लिए कोई चीज़ लिखी हुई है, उनमें उनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। अभी थोड़ा ना गला खराब चल रहा है, लेकिन हाँ, क्लास चलती रहेगी, अब टेंशन ना। तीसरी बात कह रहा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो संशोधन तो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, है ना? तो इसका आंसर क्या है? तीसरा तो गलत हो गया। चौथा कह रहा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है? तो विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी बात सही है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? तो 1, 2 और 4, यानी बी आंसर हो गया इसका, ठीक है? क्या हो गया? बी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? यानी ये कहना चाह रहा है, जो संविधान की प्रस्तावना की जो मूल थी, उसमें कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, ठीक है? तो इसमें कौन से शब्द नहीं थे? हमने देखा था, गणतंत्र था, तो गणतंत्र था, विश्वसनीयता थी, तो विश्वसनीयता नहीं थी, ठीक है? और समाजवादी था, समाजवादी भी नहीं था, गैर धार्मिक था, तो गैर धार्मिक भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर बी हो गया, ठीक है? ज़रूरी थोड़ी है कि प्रस्तावना में जो अभी लिखे हैं शब्द वही यहाँ पर दिए जाएँ, है ना? विश्वसनीयता अभी भी नहीं लिखी है, लेकिन ये जब थी नहीं तो थी नहीं, ये पूछ रहा है कि नहीं थी, है ना? तो नहीं थी, तो ये तीनों ही नहीं थे, ठीक है? 2 और 3 और 4, ये तीनों ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो ये तो 42वां संविधान संशोधन कितने बार पढ़ लिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन से नहीं थे? समाजवादी था? नहीं था। अखंडता था? तो नहीं था। पंथनिरपेक्ष था? ये भी नहीं था। तो यानी 1, 2, 3 कहाँ पर है? कोई नहीं थी, ठीक है? एक गणराज्य तो था ना? 1, 2, 3 यानी समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्षता ये तीनों नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी आमुख पहला पृष्ठ, ये जब हमने प्रस्तावना आपको पढ़ाई थी, ये सब सिनोनियम इसीलिए हमने लिखवाए थे आपको, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये बात सही है, ठीक है? विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी बात सही है। अवसर की समानता, ये बात सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी बात सही है। यानी सारे ही प्राप्त करने हैं, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका, ठीक है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है? तो कथन देखते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 42 में कारण क्या कह रहा है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये भी बात सही है, यानी दोनों ही बात सही है। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अब क्या हो गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही तो हुआ है। तो इसलिए क्या है अब हमारा देश है जो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कहने का तात्पर्य तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है? इसलिए लगा लिया करो आप लोग इस बीच में, तो बड़ा अच्छा हो जाता है जल्दी-जल्दी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्ताव आरंभिक होती है। तो आरंभ किससे होती है? हम भारत के लोगों से, है ना? किससे शब्द शुरू होता है? देखो प्रस्तावना जब आपने देखी है, कहाँ से? हम भारत के लोग, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा संविधान है, कहाँ से पकड़ लेता है? भारत के लोगों से, ठीक है? तो हम भारत के लोगों से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, ये कह रहा है कि सभी व्यक्ति क्या हैं? पूर्णतः क्या है? सार्वभौमिक रूप से मानव हैं, ठीक है? तो मानव हैं, इसका मतलब क्या हो गया? तो मानव हैं तो ये सार्वभौमिकता की होगी, ठीक है? सार्वभौमिकता हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों भाई? सार्वभौमिकता, ठीक है? याद रखना। यानी आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का। देखो धर्मनिरपेक्ष हमारे यहाँ पर क्या है? धर्मनिरपेक्ष न होके पंथ निरपेक्ष है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा भारत है, वो अपने अनेक धर्म हैं, ठीक है? लेकिन सभी धर्मों का क्या करेगा? अपना पालन यानी करवाएगा, यानी कह सकते हो सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करवाएगा। किसी भी धर्म की ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कि यानी उससे फ़ोर्सली कह सकते हो मनवाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ क्या है? धर्म पालन व्यक्ति की इच्छा अनुसार यानी निर्भर करता है, ठीक है? क्यों भाई? या कह सकते हो कि हमारे अगर संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अगर सही अगर अर्थ होगा, तो वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति अपने-अपने अनुसार व्यक्ति अपने-अपने धर्मों को क्या करें? अपनाएँ, लेकिन राज्य इसमें कोई दखल-अंदाज़ी नहीं देगा कि कौन-सा धर्म अपना रहे हो, कौन-सा नहीं। लेकिन हाँ, फ़ोर्सफुली कोई जैसे मतांतरण वगैरह है, तो उसके लिए कानून बना सकते हैं, यानी फ़ोर्सफुली नहीं करा सकते, अपनी मर्ज़ी से कोई किसी भी धर्म में जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यानी ये कह रहा है संविधान में की प्रस्तावना में नहीं है। तो संप्रभुता है, पंथनिरपेक्षता है, लोकतंत्रात्मक है, संघीय शब्द नहीं है, है ना? तो ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी होना चाहिए, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है? आंसर डी, संघीय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथनिरपेक्षता भी है, प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण कहाँ दिखाई देता है? ये डीपीएसपी में, है ना? डीपीएसपी में, ठीक है? ये वहाँ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54वां। इसमें क्या करते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित या निम्नलिखित में से
किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमारे यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है ना? लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है? क्या किया गया है? आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना, ओके? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो आपको पता है 3 प्रकार के न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक यानी धार्मिक न्याय हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन-सा कथन सही है? ये कहना चाह रहा है कि कौन-सा कथन संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है? ये देखते हैं, ए में क्या कह रहा है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यानी समाजवादी ये बात सही है, ठीक है? और ये उक्त शब्द 1977 नहीं 1976 के तहत जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 नहीं, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो अंग तो हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यानी जो उस समय प्रस्तावना थी, उस समय ये शब्द लागू नहीं थे या नहीं थे उसमें शामिल, ये तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन-सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो देखो संविधान की आत्मा के बारे में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बता दें। 2 तरह के क्वेश्चन कैसे हैं? अगर ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान की आत्मा कौन? तो वो रहेगा क्या? उद्देश्य का या प्रस्तावना या प्रेम्बल। अगर ये कह दे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को या किसे भारतीय संविधान की आत्मा बोला है, तो वो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा? तो वो आर्टिकल 32 हो जाएगा, कौन-सा? 32 ये याद रखना, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 32 को बोला है संविधान की आत्मा और अगर दो देखा जाए अगर हम होलिस्टिक रूप से किसे बोलते हैं संविधान की आत्मा तो उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका तो ये के एम मुंशी जी ने कहा था, किसने? के एम मुंशी जी ने कहा था, ठीक है? स्टेटमेंट भी ये कभी-कभी आ जाते हैं तो इसलिए हमने ये कवर कर लिए हैं, स्टेटमेंट आप लोग थोड़ा देखते रहा करो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? क्यों भाई? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद के फैसले में मतलब कौन-सा बाद का मतलब होता है केस, है ना? मामला। तो किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको पता है बेरूवारी जो मामला आया था 1960 में। कब आया था ये? 1960 में। 1960 में ये सब पढ़ा दिए हमने आपको प्रेमबल में, है ना? जिसने अगर नहीं देखी हो क्लास तो वो क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन में तो एक लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, इधर-उधर की सारी चीज़ें। तो बेरूवारी जो मामला हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय में गया था, 1960 में आया था। इसी में सबसे पहले कहा था उसने क्या है कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, सॉरी भाग है। तो भाग है, देखो ये सबसे पहले जो बोला था वो बोला था किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरलराज। केशवानंद भारती बनाम केरलराज, ठीक है? बनाम केरलराज, केरलराज, ठीक है? केरलराज। इसमें क्या बोला था, ये जो केस आया था 1973 में, ठीक है? इसमें बोला गया था इस के संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है इसलिए, ठीक है? अब संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो फिर क्या है? फिर वही कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? तो इसी के तहत देखा गया कि संविधान में संशोधन जब किया जा सकता है तो उसके बाद में आपको पता है 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, उस प्रेम्बल में संशोधन किया गया, ठीक है? और जब संशोधन किया गया तो उसके बाद में फिर मामला गया बम्बई बनाम यानी यूनियन ऑफ इंडिया राज्य में। तो इसमें क्या हुआ प्रस्तावना के संशोधन को चैलेंज दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भई संविधान में जो संशोधन हुआ है यानी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वां इसमें जो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर भी है और क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? ध्यान रखना और संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत प्रस्तावना को भारत संविधान की मौलिक संरचना को स्वीकार किया? तो मौलिक संरचना मैंने अभी आपको बताया किसने बोला? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है? क्योंकि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया सबस आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी 13 जज की बेंच थी, कितने की? 13 जज की बेंच थी, इसने 7 और 6 के रेशियो से मामला सुनाया था।
तो इसी ने बोला था बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर और मौलिक संरचना की कहीं भी बात आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप केशवानंद भारती बनाम हीरालाल लगा देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या कीजिए। यानी ये कहना चाह रहा है, सॉरी व्याख्या की गई, सॉरी। ये क्या कहना चाह रहा है? दोबारा से पढ़ते हैं। भारत संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। यानी भारत संविधान में जो प्रस्तावना में जो बात-बात की गई है, उन्हें क्या है, कहाँ-कहाँ उनकी तो व्याख्या, तो व्याख्या देखो हर जगह मिलती है उसकी, कहाँ? फंडामेंटल राइट में मिलेगी, नीति निषेध तत्वों में मिलेगी, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में मिलेगी। तो आंसर क्या होना चाहिए? इसका सी हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो प्रतिबिंबित कौन करता है? तो ये प्रस्तावना करती है, यानी प्रस्तावना ही तो उसका सिनेरियो दिखाती है कि भारतीय संविधान में क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो न्याय कितने प्रकार के थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो अभी हमने आपको बताया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का निम्न में से किसमें उपबंध किया गया है? ये कहना चाह रहा है आर्थिक जो न्याय है, वो कहाँ-कहाँ आपको दिखाई देता है? यानी प्रस्तावना में तो है ही आर्थिक और सामाजिक न्याय, है ना? आर्थिक न्याय की बात की गई है। लेकिन और कहाँ पर आपको आर्थिक न्याय दिखाई देता है? ठीक है? कहाँ-कहाँ दिखाई देता है आर्थिक न्याय बताओ? तो हमने देखा आर्थिक न्याय आपको डीपीएस में भी दिखाई देता है। क्यों? लोक कल्याणकारी राज्य की प्रावधान है, ठीक है? तो आर्थिक न्याय वहाँ पर भी दिखाई हमें देता है। इस ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है? तो कहाँ आंसर क्या रहेगा? इसका बी हो जाएगा, उद्देशिका और डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 69वां क्वेश्चन। ये कह रहा है संविधान में दिए गए आमुख में क्या-क्या न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है? न्यायालय में लागू नहीं हो सकता, ये बात सही है। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता, ये बात सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये बात सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये बात सही है। देखो इसमें क्या है, आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? और ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मज़े की बात तो ये है, आयोग देखो ऐसी-ऐसी गलतियाँ करता है तो क्या ही किया जाए। और लेकिन आयोग ने हटा दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। तो इसका आंसर तो वैसे अगर देखो इस हिसाब से तो सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये चारों ही सही है, ठीक है? तो ये चारों सही है, ध्यान रखना, है ना? ये चारों सही है, ठीक है? सही है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? जब आयोग का क्वेश्चन गलत है तो हमने भी बना दिया, क्यों? क्योंकि हमने जैसा का तैसा बनाया, क्यों? इसलिए कि आपको पता चले कि आयोग में ऐसे भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? इस ऑप्शन ए में कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरी बात कह रहा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरी बात कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। यानी इसमें कौन-सा सही हो जाएगा? क्यों भाई? तो इसमें सी सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत यानी संविधान में दी गई है, दी गई नहीं दी गई? अगर देखा जाए आर्टिकल समानता का अधिकार अगर देखा जाए 14 से, है ना? 14 से 18 तक, ये 18 तक क्या दिया गया है? समानता का जो अधिकार दिया गया है, तो समानता की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी रूप कब अपनाएँ? हिंदी रूप कह दे या जनगण मन कह दे, बात एक ही है, ठीक है? इतना टेंशन नहीं लेने का, नहीं आप लोग टेंशन ले जाओ, ठीक है? इसका मतलब क्या है? कुछ भी कह दे, चाहे हिंदी का कह दे और चाहे जनगण मन कह दे, दोनों ही कब अपनाए गए? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को। क्योंकि आपको पता है कि ये बांग्ला में लिखा गया था, तो इसलिए ये क्या है? हिंदी रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया जनगण मन? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। आपको पता है ऐसे गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, पर बता दिए, आप लोगों सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो स्टेट एम्बल है, उसको कब स्वीकार किया गया? यानी कुछ कब उसे अडॉप्ट किया गया? तो हमें पता होना चाहिए, हमने जो राजकीय चिन्ह जो अडॉप्ट किया है, वो कब किया है, ठीक है? तो ये कब किया है? तो ये हमने 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? कब किया है? 26 जनवरी 1950 को हमने, और ये हमें पता है कि हमने जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया है, वो सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है, अशोक स्तंभ, उसके शीर्ष से हमने लिया है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, तो ये बात सही है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र की तीलियाँ 21 नहीं है, 24 हैं। कितनी हैं? 24 हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय जो जो ध्वज है यानी राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जैसे ये लिखा है वैसे देखा जाए तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर क्या हो किया जाता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई का पूछ ले तब क्या हो जाएगा? तब इसका पलट हो जाएगा कितना? 3:2 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मज़े की बात ये है, इसमें कौन से सही है ये कह रहा है, तो पहला सही है ओनली, ठीक है? तो एक कहाँ पर है? देखो आंसर ये है आपका ओनली ए। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र किसका प्रतीक है? क्यों भाई? बताओ? अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें चक्र किसका प्रतीक है? क्यों भाई? कोई बताएँगे? चक्र किसका प्रतीक है? चक्र न्याय का प्रतीक है और क्या है? ठीक है? किसका है? न्याय का प्रतीक है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्यों भाई? बताओगे ये तो बता दो क्वेश्चन कम से कम। शेर है कि बाघ है? हाँ जी, बाघ है या शेर है? तो बाघ है, ठीक है? शेर नहीं है, याद रखना, ठीक है? वैसे पैथे पैंथेरा ट्रिगिस के नाम से वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ट्रिगिस लिख दे रहे हैं। पैंथेरा ट्रिगिस क्या है? या टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ज़रूर याद रखना, है ना? कभी-कभी आ जाए तो वो पता रहना चाहिए वैज्ञानिक नाम क्या है हमारे बाघ का, ठीक है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? कह सकते हो राष्ट्रीय पशु है। आज आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम कोई बताओ हमें, ठीक है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस क्या है? पावो ये ज़रूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? पावो क्रिस्टेसस क्या है? क्रिस्टेसस क्रिस्टेटस ठीक है? पावो क्रिस्टेसस ठीक है? तो ये नाम किसका है? वैज्ञानिक नाम हमारे मोर का, ठीक है? तो हमने इसलिए नहीं ये क्वेश्चन बनाया कि आपको ये पढ़ाएँ कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये इसके बहाने से आपको इसका नाम पता चल जाए, इसके लिए बनाए। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मज़े की बात ये भी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प आपको पता है क्या है? कमल है, ठीक है? कमल है, इसे भी क्या बोला जाता है वैज्ञानिक नाम? नेलंबो न्यूसीफेरा क्या है इसका नाम? नेलंबो 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 न्यूसीफेरा 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 नेलंबो न्यूसीफेरा ठीक है? तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है हमारे कमल का, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसमें क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है? तो ये देखना है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत नहीं है, ये कौन-सा है? शक संवत है। कौन-सा है? शक संवत है, ध्यान रखना। कौन-सा? शक संवत है, ठीक है? इसी को याद रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये गलत है। ये कब बनाया गया? 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 22 मार्च कब अपनाया गया इसे? 22 मार्च 1957 1957 को अपनाया गया, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट हम क्लास देखेंगे शाम को, ठीक है? और आपको क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे और क्लास भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।